तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसकी मदद से हम क्या बनाएंगे जी, हमारा सैंपल स्पेस। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। सैंपल स्पेस हमें 10 में से सिर्फ एक कार्ड को सेलेक्ट करना है। ए सिंगल कार्ड इज ड्रॉन एट अ टाइम, तो हमारा 10C1 मतलब हमारा क्या रहेगा 10। अगर इसको हम सेट के हिसाब से अगर करना चाहे, आप सीधा ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक। इसका फायदा क्या होगा, अगर रेफरेंस के लिए लेते तो हम सीधा ए को क्या बोल सकते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये क्या आएगा 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आपको देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मिल जाता है विच इज 5। यहाँ पर आपको क्या मिला है जी, ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस दैट इज 10। यहाँ पर आपका इवेंट बी, नंबर इज इवन 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पर हमें क्या पता चला जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 5। इवेंट सी, नंबर इज प्राइम 2 3 5 एंड 7। और कोई है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या मिला जी हमें 4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है जी, अब नेक्स्ट पार्ट, इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा 5/10 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2/5। ये गिवन डेटा है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। हम अब तक आगे नहीं गए, हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज इवेंट्स। समझ में आ रहा है। 10 तक हमने ये वाले फाइंड आउट करे थे, अब हमें उनका मिक्सचर देखना है। आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये ग्रेटर देन 5 के लिए है, ये इवन के लिए, प्राइम के लिए। ओके, द नंबर इज आइदर इवन और प्राइम। अब जो हमने टेबल बनाया था याद आ रहा है, और का मतलब क्या रहता है, हम यूनियन करते हैं, मतलब हमें इवन रहेगा तो भी चलेगा, प्राइम रहेगा तो भी चलेगा, मतलब ये यूनियन हो जाएगा। तो पहले इसको ना नोटिफाई कर दो, ये ए बी एंड सी के टर्म में इसका मतलब क्या रहता है, इवन और प्राइम मतलब बी यूनियन सी रहेगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट बी यूनियन सी। पहले वो नोटिफाई कर लो, हर एक के ऊपर ध्यान देंगे। नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट नॉट इवन। अब नॉट इवन मतलब ऑड रहेगा, इवन होने का प्रोबेबिलिटी पता है तो नॉट इवन का भी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा यहाँ पर हमें। तो हमें पता क्या चला, हमें पी ऑफ बी तो मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार भी चाहिए रहेगा क्योंकि उसको भी यूज हमें करना है। ये क्लियर है। तो अगर इसको अगर हम बोलेंगे दिस इज नंबर इज ग्रेटर देन 5 मतलब ए रहेगा बट नॉट इवन, बट उसके अंदर बी नहीं होना चाहिए। तो ये बन जाएगा जी हमारा ए इंटरसेक्शन विथ, या फिर हम सीधा इसको बोल सकते हैं जी ए माइनस बी बार। सॉरी, बी बार तो चाहिए ना, ए माइनस बी बन जाएगा ये। और ए माइनस बी क्या रहता है जी हमारा, ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखो, बट इसका मतलब ये है ए इंटरसेक्शन विथ बी बार, हमें वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर ऑड। अब ये नाइदर नॉर का मतलब रहता है टोटल का अपोजिट रहेगा, तो आइदर प्राइम और ऑड निकालते हैं। प्राइम होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर सी होना चाहिए, ऑड होने के लिए क्या पर होना चाहिए, बी बार होना चाहिए। तो सी यूनियन बी बार इसका भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो सीधा हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं। ये जब अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा सी बार इंटरसेक्शन विथ बी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे जी बी इंटरसेक्शन विथ सी बार, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हो लैंग्वेज में, नाइदर प्राइम नॉर ऑड। नॉर ऑड मतलब इवन होना चाहिए, नाइदर प्राइम मतलब इसके अलावा, तो सी बार या फिर बी चाहिए। देखो हमें बी इंटरसेक्शन सी बार ही मिला।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है समझ में आ गया। अब देखो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास क्या है, ए है, बी है, सी है। हमें बी बार और सी बार की जरूरत पड़ने वाली है, हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? सिंस P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2, तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार क्या रहेगा, 1/2। जरूरत नहीं है निकालने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार क्या रहेगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 2/5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ C बार क्या रहेगी, 3/5 रहेगा। ये रहेगा पहला पार्ट। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए या फिर यूनियन निकालने के लिए आप अगर सीधा फॉर्मूलेस की तरफ जाना चाहते हो तो भी चलेगा, अदरवाइज सीधा यहाँ पर भी बना सकते हो। ठीक है, अब हमारा बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या रहता है जी। ओके, क्वेश्चन को इरेज कर दूं। क्वेश्चन के अंदर चाहे तो ये नोटिफाई कर लो ब्रैकेट के सामने, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, तो देखो अगर हम नंबर 1 बी यूनियन सी अगर फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी रहेगा। हमें बी पता है, सी पता है, हमें बी इंटरसेक्शन सी नहीं पता, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी क्या मिलेगा जी हमें, दोनों में कॉमन पार्ट कौन है, ओनली 2। इसका काउंट ही कितना है हमारा, 1 आ जाएगा। और इसका काउंट 1 है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा जी, 1/10। सारे वैल्यूज पता चल गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 2/5 माइनस 1/10। ये क्या मिलेगा जी हमारा, नंबर इज आइदर इवन और प्राइम। ठीक है, आप ये सीधा सिंप्लीफाई करने की जगह सबका सैंपल स्पेस 10 ही है ना, तो 10 के टर्म्स में रखोगे तो और शुरुआत से ही इजी रहेगा। तो दिस बिकम्स 5/10, दिस बिकम्स 4/10 एंड दिस बिकम्स 1/10। तो 5 + 4 - 1 कितना है जी, 8/10, 4/5। नंबर इज आइदर इवन और प्राइम, 4/5। अब इसी को अगर हम परसेंटेज में अगर बोलना चाहेंगे तो भाई कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 80%। अब देखो नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट नॉट इवन, इसको हमने लिटरली क्या बोला था, ए हो रहा है बट उसमें क्या नहीं रहेगा, बी नहीं होना चाहिए। तो हम बेसिकली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कर रहे हैं। और ए माइनस बी क्या रहता है वेन डायग्राम के हिसाब से, ए माइनस बी ये रहता है, अगर ये ए है और ये बी है तो ए माइनस बी ये रहता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए में से हम क्या निकाल रहे हैं, उनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो सीधा हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है क्या, नहीं पता, कैलकुलेट कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है जी, 6, 8 एंड 10, यही तो है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा जी, 3/10 रहेगा। यही वैल्यू अब हम यहाँ पर डालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/10 बराबर माइनस 3/10, और आंसर क्या आएगा, 2/10। हम इसको 1/5 परसेंटेज में अगर बोलेंगे तो 20%।
अब देखो ये जो थर्ड वाला है हमारा, इसको स्टेटमेंट को अच्छे से जाएंगे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नाइदर एंड नॉर में ही होता है। ढंग से जाओ, पहले आइदर एंड और निकाल लो। हमारा प्राइम होना मतलब क्या रहता है, इवेंट सी हो रहा है, और मतलब हमारा क्या रहेगा, यूनियन रहेगा। ऑड रहना मतलब इवन रहना, अगर बी है, इवन का ना रहना मतलब ऑड रहेगा, मतलब बी बार रहेगा। इस तरीके से ये आइदर एंड और लगाकर, बट हमें क्या है नाइदर एंड नॉर है, मतलब इसका भी क्या रहेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो शुरुआत ऐसे करना, हमेशा लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करना है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे जी डी मॉर्गन्स लॉ। ये कॉम्प्लीमेंट जब अंदर जाएगा तो वो दोनों के ऊपर लगेगा, बट यूनियन का हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो ये बन जाएगा जी हमारा सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी, सी बार इंटरसेक्शन विथ बी। तो हम सीधा ये फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बी इंटरसेक्शन विथ सी बार, बट इसका मतलब क्या रहता है, दिस इज नथिंग बट बी माइनस सी, यही रहेगा। तो हमें बी माइनस सी निकालना है, एंड ऊपर जस्ट देखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस सी क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमें पता है, हमने निकाला था 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/10, दिस इज 1/10, हमें आंसर क्या मिलेगा 4/10, दिस इज अगेन 2/5 लिख सकते हो, परसेंटेज में अगर बोलेंगे तो 40%। एडिशन थ्योरम, देखो एडिशन थ्योरम तक जब हम काम कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर रहे थे। सबके लिए सैंपल स्पेस क्या था, हमेशा सेम था, राइट। ए बी सी तीनों इवेंट के लिए सैंपल स्पेस सेम था, कैपिटल एस। इनके इवन जो प्रोबेबिलिटी निकाले, इनका भी देखो डिनोमिनेटर में बेस कौन आया, 10 आया, विच वाज अगेन अवर सैंपल स्पेस। मतलब हमने अब तक जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें सैंपल स्पेस सबके लिए हमेशा सेम रहेगा। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, आज हम एक एडवांस पार्ट देखने वाले हैं। एडवांस मतलब नया पार्ट है, न्यू है। ये ओरिजिन कैसे होता है पहले वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमारा अब तक प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस हमेशा कांस्टेंट था, फिक्स था, कभी भी किसी के लिए चेंज नहीं होता था। व्हाट इफ अगर सैंपल स्पेस चेंज होने लगे तो, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट से 52 कार्ड्स है हमारे पास, मैंने एक पर्सन के लिए ड्रॉ करने के लिए दिया। अब मैं विथ रिप्लेसमेंट जा रहा हूं। नॉर्मली एक को अगर चूज करने के लिए दिया, उसके पास 52 ऑप्शंस रहेंगे। विथ रिप्लेसमेंट बोला ना, तो चॉइस के बाद वापस से ले लूंगा, सेकंड वाले के पास जाऊंगा, सेकंड वाले के पास भी कितने ऑप्शंस रहेंगे, 52 रहेंगे। मैं थर्ड वाले के पास भी गया तो भी 52 ही रहेंगे विथ रिप्लेसमेंट। बट व्हाट इफ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हर बार सैंपल स्पेस आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फर्स्ट वाले के लिए 52 कार्ड्स थे, सेकंड वाले के लिए 51 रहेंगे, थर्ड वाले के लिए 50 रहेंगे। मतलब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सैंपल स्पेस हमारा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये बराबर है। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट जैसे हमारा यही डेक ऑफ 52 कार्ड्स है। अब 52 कार्ड्स में हमारे सूट्स कितने रहते हैं, 4 सूट्स रहते हैं। एक रहता है जी हमारा स्पेड, एक रहता है हमारा क्लब, एक रहता है हमारा डायमंड, और एक रहता है हमारा हार्ट। अब यहाँ पर हमारे एस, किंग, क्वीन एंड जैक रहते हैं, और यहाँ पर 10 से लेकर 1 तक ये हमारे नंबर कार्ड्स रहते हैं, सॉरी 2 तक हमारे नंबर कार्ड्स रहते हैं। अब एक इवेंट अगर बोला रहेगा, ये मतलब रहेगा कि भाई मेरा जो है ना कौन सा वाला कार्ड है जी,
हार्ट वाला कार्ड है, और मेरा एक दूसरा बी इवेंट बोला रहेगा, मेरा जो भी मिला वो कौन सा वाला कार्ड है जी, मेरा नंबर कार्ड है। ठीक है, अब मुझे हार्ट वाला भी तो नंबर कार्ड मिल सकता है। एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, हम एक के बाद दूसरा इवेंट कर रहे हैं। नॉर्मल रैंडम एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या हुआ जी, सिर्फ सैंपल स्पेस हुआ। पहला इवेंट किया सबसे पहले, फिर दूसरा इवेंट किया, फिर तीसरा इवेंट। लेट जैसे इसको बोला रहेगा जी, हमेशा क्या आना चाहिए जी, एस आना चाहिए। अब इनको हम वन आफ्टर अनदर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा। तो ए के लिए हमारा सैंपल स्पेस तो ऐसे ही रहेगा, बट बी इवेंट कब हो रहा है, ए के बाद हो रहा है, तो बी के लिए सैंपल स्पेस कौन बनेगा, ए बनेगा। सी इवेंट कब हो रहा है, ए एंड बी के बाद हो रहा है, ए एंड बी, मतलब सी के लिए क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी विल बी द सैंपल स्पेस। अगर चौथा इवेंट अगर डी बोला, तो डी इवेंट कब हो रहा है, ए बी एंड सी के बाद हो रहा है, मतलब डी के लिए सैंपल स्पेस क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर भी हर बार क्या हो रहा है, हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक फेनोमेना, हमारा जो भी नेक्स्ट कंसेप्ट है उसके लिए। समझ में आया? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस इज कांस्टेंट फॉर एवरी इवेंट, बट अब हम क्या देख रहे हैं जी, हमारा अगर सैंपल स्पेस चेंज हुआ तो। दोनों टाइपोलॉजी समझ में आ गए? ये एक रफ आइडिया के बेसिस पे आज हम सीखेंगे जी हमारा नेक्स्ट पार्ट। इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या वैरी करने वाला है, अब सैंपल स्पेस वैरी करने वाला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, let capital A and capital B are two events related to a random experiment. Then occurrence of event B under condition that event A has already occurred. ऑकरेंस में डबल आर रहता है। ऑकरेंस में रहेगा, ऑकर्ड में, ऑकर्ड में भी रहेगा। is called as conditional probability and denoted as probability of B by A. सिंपल स्टेटमेंट में अगर अंडरस्टैंड करना रहेगा तो हमने कितने इवेंट्स पकड़ लिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड? दो। देन ऑकरेंस ऑफ बी, बी लेट जस्ट से बी कौन सा इवेंट है जी? सेकेंड इवेंट है। ऑकरेंस ऑफ बी अंडर कंडीशन
दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ए पहले हो चुका है, उसके बाद ही क्या होगा जी, बी होगा। तो मतलब ए फर्स्ट बी सेकंड, तो ये कंडीशन समझ में आ गया। बी कब हो रहा है, आफ्टर ए हैज ऑकर्ड, दिस इज द कंडीशन। इसको हम बुलाएंगे जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। शो कैसे कर रहे हैं देखो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए लिखेंगे ऐसे। इसका मतलब क्या रहता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब ये रहता है। जो डिनोमिनेटर में है वो पहले होगा, उसके होने के बाद हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट रहेगा। ये समझ में आया, लिख लिया, ओके। इसके आगे एक स्टेटमेंट लिखो, probability of B by A exists only when probability of A is non-zero. Obviously, A impossible event होगा तो B upon A exist नहीं करेगा, राइट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब समझ में आया, ओके। एक एग्जांपल लिख लो, a bag has, फिर a bag contains 5 red and 4 white balls. What is the probability? Sorry, 2 balls are drawn one after another without replacement. Two balls are drawn one after another without replacement. Find probability of number 1, both balls are of same color. And second is, if first is red then second is white. अब इस वाले क्वेश्चन में हमें इवेंट्स नहीं दिए, हमें सिर्फ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है और सीधा प्रोबेबिलिटी पूछा है। लास्ट क्वेश्चन में हमें इवेंट्स दिए थे ए बी एंड सी, यहाँ पर इवेंट्स नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 balls are drawn one after another without replacement, मतलब एट ए टाइम कितने बॉल निकाल रहा है, वो सिर्फ एक ही निकाल रहा है, ये बराबर है, ये समझ में आ रहा है। वो बॉल क्या हो सकता है, आइदर रेड हो सकता है या फिर व्हाइट हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या पकड़ के चलेंगे जी, इवेंट्स को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। इवेंट लेजर से हमारा कौन सा बॉल आता है जी, रेड बॉल आता है,
एंड हमारा इवेंट बी क्या रहेगा जी, हमारा व्हाइट बॉल आएगा। ठीक है, अब ये इवेंट अगर हो गए तो इनका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। बट ये जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो हमारा कितने ड्रॉ के लिए रहेगा जी, फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉ के लिए रहेगा। ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने बॉल्स है सैंपल स्पेस में, 9, हम 9C1। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे क्या होगा जी, हमारा सैंपल स्पेस अगर देखने के लिए जाओगे तो 9C1 होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, सेकंड ड्रॉ के लिए हमारा सैंपल स्पेस हमेशा 8C1 रहेगा। अब तक के एग्जांपल्स में क्या होता था, सैंपल स्पेस थ्रू एंड थ्रू कांस्टेंट था। अब फर्स्ट ड्रॉ के लिए अलग है, सेकंड ड्रॉ के लिए अलग है। अब फर्स्ट ड्रॉ में अगर रेड आएगा, हमारे पास 5 रेड है, तो भाई इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 5/9 रहेगा। पहला अगर रेड हो गया, सेकंड ड्रॉ के लिए 4/8, इस हिसाब से जाएगा। समझ में आया। बट इसलिए हम हमेशा सिर्फ शुरुआत वाली निकाल के रखेंगे। अब यहाँ पर व्हाइट का क्या रहेगा जी, 4/9 रहेगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमारा सेकंड ड्रॉ के लिए अब कंडीशन आता है, जैसे कि यहां से इसके 2 ब्रांचेस निकलेंगे, यहां से भी इसके 2 ब्रांचेस निकलेंगे, राइट। पहला अगर रेड है उसके बाद क्या होगा, दूसरा भी रेड या फिर व्हाइट हो सकता है। पहला अगर व्हाइट है तो दूसरा भी तो रेड एंड व्हाइट हो सकता है। ये समझ में आया। ये सीधा इसके लिए इसका सीधा कॉलम फॉर्मेट नहीं बनेगा, इसका ब्रांच फॉर्मेट बनेगा। प्रोबेबिलिटी इसलिए कई बार टफ जाता है। पैटर्न समझ में आया। ये विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से हुआ, विथ रिप्लेसमेंट बोलते ना आराम से आता। ओके, ये फर्स्ट ड्रॉ। अब फर्स्ट ड्रॉ क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट ड्रॉ की वजह से क्या कंफर्म हो जाएगा, अगर ये होता है तो हमारा फर्स्ट ड्रॉ क्या रहेगा, रेड रहेगा। अगर ये सेकंड होता है तो हमारा फर्स्ट ड्रॉ क्या रहेगा जी, व्हाइट रहेगा। अब अगेन हमारे इसके भी कितने ऑप्शंस बनेंगे, 1 एंड 2, और इसके भी कितने ऑप्शंस बनेंगे जी, 1 एंड 2। हम थ्योरी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अब अगर पहला रेड अगर आ गया, दूसरा रेड आने के चांस क्या रहेंगे। अब एक रेड चला गया ना, तो अब कितने, 4 रेड एंड 4 व्हाइट बच्चे। तो अब यहां पर इसका क्या रहेगा जी, 4/8 अगर रेड आता है तो, और अगर दूसरा अगर व्हाइट आता है तो क्या रहेगा, 4/8 ही रहेगा। पहला अगर व्हाइट आता है तो 4/9, एक व्हाइट चला गया, ठीक है, तो 8 बॉल बचे। अब उसमें 5 रेड और 3 व्हाइट है, तो वो रेड आने के कितने चांसेस है जी, 5/8, और व्हाइट आने के कितने चांसेस है जी, 3/8। और जब तक थ्रू एंड थ्रू नहीं जाएंगे तब तक प्रोसेस कंप्लीट होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए ये सीधा क्या होता है जी, प्रोडक्ट होता है। तो अब हमें पूछा क्या है, बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। मतलब अगर पहला रेड है तो दूसरा भी रेड होना चाहिए, पहला अगर व्हाइट है तो दूसरा भी व्हाइट ही होना चाहिए। तो वो वाले रोज पकड़ के चलो, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर के लिए क्या हो सकता है, आइदर हमारे दोनों बॉल्स रेड रहेंगे या फिर हमारे दोनों बॉल्स व्हाइट रहेंगे, यही होगा। अब फर्स्ट बॉल अगर रेड अगर चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/9। नेक्स्ट अगर बॉल भी अगर रेड चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/8। लिख दो ऐसे, इसको लगे हाथ सिंप्लीफाई मत करो। क्यों नहीं करना बताता हूं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम मिलता है, सिंप्लीफाई करोगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए सिंप्लीफिकेशन में भी टाइम वेस्ट करो एंड आगे कैलकुलेशन में भी। अब नेक्स्ट, पहला व्हाइट आने के चांसेस कितने हैं, 4/9। दूसरा भी व्हाइट आने के चांसेस कितने हैं, 3/8। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9 8 जा, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब ऊपर देखो क्या होता है, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 20 + 12
32, 32 को मैं 8 into 4 लिख सकता हूँ, राइट। अब 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा जी, 4/9। क्या नहीं, ये नहीं करते, तो ये कितना आएगा जी आपका, 9 2 18 बचेगा नीचे, एंड ऊपर 5 + 3 8, 8/18, 4/9 ही आता है, यही आता है भाई, और क्या होगा। इफ फर्स्ट इज रेड देन सेकंड इज व्हाइट, तो फर्स्ट वाली रो में हम रेड वाला पार्ट पकड़ेंगे और सेकंड वाले में हम व्हाइट वाला पार्ट पकड़ के चलेंगे, तो सीधा थ्रू एंड थ्रू जाएंगे, उसके बगैर प्रोसेस कंप्लीट होगा क्या जी, नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वन एंड सेकंड वन क्या होना चाहिए जी, व्हाइट होना चाहिए, यही है ना। तो पहला वाला रेड और सेकंड वाला व्हाइट, पहले वाले रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 5/9, और सेकंड वाले व्हाइट की 4/8। 1 2 सिंप्लीफाई, 5/18। समझ में क्या आया, फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे हमारा सैंपल स्पेस अलग था, सेकंड ड्रॉ के भी टाइम पे हमारा सैंपल स्पेस पहले से तो अलग ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही देखेंगे। पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, rolled, event A is sum of numbers is 8, event B is first number is even। Find probability of A/B, probability of B/A। ये क्वेश्चन अच्छे से करना, क्योंकि अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर, हमने एडिशन थ्योरम देखा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आता है, दैट्स व्हाई। क्योंकि अब ये दो इंडिविजुअल प्रोसेसेस है ना, ए होना चाहिए और ए होने के बाद बी होना चाहिए, तभी तो बी अपॉन ए फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं एक के बाद एक, हम क्या करते हैं, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आने वाला है, उसके लिए फाउंडेशन ये एग्जांपल से बनेगा काफी अच्छे से। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए हम क्या निकालेंगे जी, हमारा सैंपल स्पेस। 2 डाइस है, एक डाइस कितना ऑप्शन देगा, 6, दूसरा डाइस कितना ऑप्शन देगा, 6। हमारे सैंपल स्पेस में कितने रहेंगे जी, 36। अब आपको इवेंट ए सम ऑफ नंबर इज 8, आप अगर सेट वाले मेथड से अगर जाना चाहते हो तो भी चलेगा। पहले पे मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है, 6, ये 6 + 2 होगा, फिर क्या आ सकता है 5, फिर ये 5 + 3 होना चाहिए, फिर क्या आ सकता है जी 4 + 4 हो सकता है, नेक्स्ट
3,5 हो सकता है, नेक्स्ट 2,6 हो सकता है, ये बराबर है। ओके, तो ये हम सीधा ऐसे काउंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या मिला जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 5, सॉरी 1। अब देखो इवेंट बी जो है ना, उसको ऐसे नोटिफाई करते हुए मत बैठो। हमारा क्या है जी, पहला नंबर इवन होना चाहिए। ये हमारा पहले डाइस वाला है और ये हमारा सेकंड डाइस वाला है। हमारे कितने इवन नंबर रहते हैं 1 से लेकर 6 में? 3। मतलब यहाँ पर हम ऐसा क्या बोल सकते हैं, जो पहला प्लेस रहेगा वो तीनों में से किसी भी एक नंबर से भर गया चल जाएगा ना, और यहाँ पर 6 में से कोई भी एक नंबर रहेगा चल जाएगा। सेकंड प्लेस पे है क्या कोई कंडीशन? नहीं। फर्स्ट नंबर इज इवन, तो भाई इवन में से ही काउंट निकाला। वी हैव 3 इवन नंबर्स, 3 में से कोई भी एक, तो 3 से 1 इज 3, 6 से 1 इज 6, तो हमारा क्या मिला जी, 18 मिल गया। बी का काउंट मिल गया, ऐसे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जब छोटी इवेंट्स रहते हैं ना, लाइक 4-5 एलिमेंट्स है, 10 तक एलिमेंट्स है, नोट डाउन कर लिया करो। अगर बड़ा इवेंट रहेगा वहां पर आपको पीएनसी हेल्प करता है। अब देखो हमें क्या निकालना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस देखो यही है एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है जी, 18/36। 1/2 करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया। एक और चीज फाइंड आउट करेंगे, दो अगर इवेंट है उनके बीच में कोई कॉमन पार्ट है कि नहीं वो देख लो। मतलब आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, वो हम चेकआउट करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं हम? डू दे हैव समथिंग इन कॉमन, वो हम चेकआउट कर दीजिए। अब ए इंटरसेक्शन बी चेकआउट करेंगे। ए के अंदर बी को ढूंढो या फिर बी के अंदर ए को ढूंढो। ए छोटा वाला इवेंट है, छोटे कम है, इसके अंदर बी को ढूंढते हैं। बी वाला क्या पार्ट है जी, फर्स्ट नंबर इज इवन। तो ए के अंदर फर्स्ट नंबर इवन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या बनेंगे जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा जी हमारा, 3/36 लाइक दिस। ठीक है, अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसमें डिनोमिनेटर वाला इवेंट पहले होना चाहिए, उसके बाद ही हम कौन सा इवेंट ढूंढेंगे जी, न्यूमरेटर वाला इवेंट। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूएशन में अगर देखेंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा जी, पहले हमारा कौन सा होना चाहिए जी, इवेंट बी होना चाहिए। और इस बी के लिए हमारा सैंपल स्पेस कौन रहेगा, एस रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब बी पहला रहेगा, सेकंड इवेंट क्या होगा जी, ए होगा। बट ए कब हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ए कब हो रहा है, बी के होने के बाद हो रहा है। तो मतलब ये जो ए रहेगा इसके लिए सैंपल स्पेस कौन एक्ट करेगा, बी एक्ट करेगा। बी के बाद हो रहा है, तो जैसे अगर मैं किसी भी इवेंट को अगर लिखता हूं, मैं सैंपल स्पेस के अंदर उसको ढूंढता हूं ना, तो सिमिलरली अब यहाँ पर ए इवेंट अगर बी के बाद कर रहा हूं तो मैं ए को किसके अंदर ढूंढूंगा, बी के अंदर ढूंढूंगा। हमने अभी यहाँ पर वही किया, समझ में आया। और ए के अंदर बी को ढूंढ रहा हूं, इसका मतलब मैं किसको ढूंढ रहा हूं, उनके कॉमन पार्ट को ढूंढ रहा हूं। ये समझ लो, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऐसे ही बनता है, पहले लैंग्वेज के थ्रू समझ लो। वापस से जाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, बी इज इन न्यूमरेटर, मतलब सबसे पहले वो इवेंट हो रहा है। बी इज इन डिनोमिनेटर, सबसे पहले वो इवेंट होगा, उसके बाद हमारा न्यूमरेटर वाला इवेंट हो रहा है, दैट इज ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का कैलकुलेशन मतलब बी पहले होना चाहिए, उसके बाद ए होगा। तो बी के लिए सैंपल स्पेस कौन एक्ट करेगा, सैंपल स्पेस एस।
और बी के हम जो भी टर्म्स फाइंड आउट करते हैं वो हम कहां पर ढूंढते हैं जी, सैंपल स्पेस के अंदर ही ढूंढते हैं। तो बेसिकली ये जो बी है इट इज नथिंग बट बी इंटरसेक्शन एस ही रहेगा, बराबर। मैं बी को बी इंटरसेक्शन विथ यूनिवर्सल सेट नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता हूं ना, राइट। तो सबसे पहले यहां पर इवेंट बी होना चाहिए, तो इवेंट बी क्या रहेगा मेरा जी, बी इंटरसेक्शन एस अपॉन एस, ऐसा लिख सकता हूं सिंस ये मेरा पहला इवेंट है। अब दूसरे इवेंट के लिए हमारा ये वाला पार्ट बनेगा जी सैंपल स्पेस। तो अब यहां पर बी इंटरसेक्शन एस इज नथिंग बट बी। अब मेरा कौन सा इवेंट हो रहा है जी, ए इवेंट हो रहा है बी के बाद। अब इवेंट ए के लिए मेरा सैंपल स्पेस एस नहीं रहेगा, ये बी के बाद हो रहा है ना, इसलिए अब बी विल एक्ट एज अ सैंपल स्पेस। बी जब डिफाइन कर रहे थे हम सैंपल स्पेस एस के अंदर बी को ढूंढ रहे थे। अब सिमिलरली अब जब ए बी के बाद हो रहा है तो ए को हम किसके अंदर ढूंढेंगे, बी के अंदर ढूंढेंगे। अब ए को बी के अंदर ढूंढना मतलब हम कॉमन पार्ट को ढूंढेंगे, तो मतलब यहां पर क्या आएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ये समझ में आया? तो हम इसको क्या बोलते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज नथिंग बट सबसे पहले बी होना चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड आफ्टर दैट क्या रहेगा जी हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन इसको ऐसे मत लिखो, इसको स्टेटमेंट वाइज जाता है। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर ए when B has already happened. अब हमारा प्रोबेबिलिटी मतलब नॉर्मली क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इस तरीके से रहता है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर डालेंगे सिर्फ राइट हैंड साइड पे, तो देखो हमें क्या मिलता है जस्टिफिकेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमें लिटरली क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखेंगे हमें ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या मिला जी, 3/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिला जी, 18/36, 36 कैंसिल, 3/18 दैट इज 1/6। हाँ वो प्रोग्रेसिव जब जाते हैं तब, जब हमारे पास 2 से ज्यादा रहता है तो जाने वाला है, डोंट वरी। अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की तरफ जा रहा था मैं, इसमें नहीं आएगा ये, तो इसका मतलब डायरेक्ट ये आएगा। मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को जल्दी बताने में जा रहा था एक रफ आइडिया के चक्कर में। इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, वो कंडीशन बताया, ठीक है, पहले एस हो रहा है फिर ए हो बी हो रहा है फिर ए हो रहा है, इस तरीके से देख रहे थे ना। तो बी हमने कैसे कैलकुलेट किया, लाइक वाइज वो रिलेशन दिखाने के लिए। अब यहाँ पर हमारे कितने हैं, सिर्फ 2 ही पार्ट है। तो ऊपर क्या रहता है जी, बेसिकली इंटरसेक्शन रहता है उनका, और नीचे मेन
मेन पार्ट रहेगा, दैट इज सैंपल स्पेस। पहले अगर सिर्फ बी हो रहा था तो हमारे पास दो ही थे, एक था सैंपल स्पेस एस एंड इवेंट बी, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, सैंपल स्पेस को नीचे रखा और इवेंट बी को ऊपर रखा। बी इज नथिंग बट बी इंटरसेक्शन एस, ऐसे गए थे। सिमिलरली ए अपॉन बी अगर रहेगा तो लाइकवाइज बी अपॉन ए, सेम फॉर्मूला रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसका मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा जी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में रहेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज 3 अपॉन 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5 अपॉन 36। इसका आंसर क्या आएगा जी, 3 अपॉन 5। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को मैं कंडीशनल के साथ रिलेट ऐसे करता था, अगर ये ए अपॉन बी अगर ये रहेगा ना तो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को ऐसा बोल सकते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नथिंग बट दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन सैंपल स्पेस हैज ऑलरेडी हैपेंड, और सैंपल स्पेस तो हमेशा होता ही है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को कंडीशन के जैसा जब ऑब्जर्व करने लगा, हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पता है ना, ऊपर इवेंट रहता है नीचे सैंपल स्पेस होता है, तो सेम यहाँ पर ये अब आपका इवेंट रहेगा एंड ये जो बी है वो आपका सैंपल स्पेस रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए 3 अपॉन 5 मिल गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ फैमिली हैज two children. What is the probability that both are boys if one of them is a boy? सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं जी, 2 चिल्ड्रन है, एक तो बॉय हो सकता है नहीं तो गर्ल, तो 2 इंटू 2 4 ही बनेंगे सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स। कैसे हो सकता है जी, B1 B2 हो सकता है, या फिर B1 G2 हो सकता है, G1 B2 हो सकता है, या फिर G1 G2 हो सकता है, यही तो हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इतने ही तरीके होंगे। पहला अगर लड़का है तो दूसरा लड़का या फिर लड़की हो सकता है, पहले अगर लड़की रही तो दूसरा लड़का या लड़की हो सकता है, इतने तो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या पकड़ के चलेंगे जी, हमें जो क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इफ वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो मतलब हमारा एक इवेंट रहेगा जी, फर्स्ट पिक इज बॉय, समझ में आया। तो हमारा सबसे पहले कौन सा इवेंट होगा जी, वन ऑफ देम इज बॉय, ये हमारा पहला इवेंट रहेगा। और ये बोथ आर बॉयज मतलब क्या रहेगा, इसको इवेंट बी करके नहीं लेके जाएंगे, हमें बेसिकली इस तरीके से पूछा है, इवेंट बी के लिए हम सीधा क्या बोलेंगे जी, बोथ आर
बॉयज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवेंट ए को जस्टिफाई करेंगे। इवेंट ए क्या रहेगा जी, वन ऑफ देम इज अ बॉय। वही वाले एलिमेंट चूज करो जिसमें कितने बॉय है, एटलीस्ट एक। ठीक है, पहला वाला होगा, सेकंड वाला भी होगा, थर्ड वाला होगा नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर इवेंट ए में हमारा क्या आएगा जी, B1 B2 B1 G2 एंड G1 B2। इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा हमारा 3/4। ठीक है, हमारा इवेंट बी देखो, बोथ आर बॉयज। बोथ आर बॉयज वाले कितने हैं जी, सिर्फ B1 B2। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4। अब देखो कैसा हो रहा है जी, इफ वन ऑफ देम इज बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इफ वन ऑफ देम इज बॉय? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इफ वन ऑफ देम इज बॉय, बेसिकली ये पूछा है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के लिए हमने क्या बोला है जी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो इवेंट है डिनोमिनेटर वाला वो वैसा का वैसा आएगा, और ऊपर क्या आएगा जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी, 3/4। ए इंटरसेक्शन, सॉरी, हाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन तो वही है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट बी इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या है जी हमारा 1/4, कैंसल आउट हो गया, तो आंसर क्या है जी हमारा 1/3। अगर बड़ी प्रोबेबिलिटी दी हो तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? उस टाइम तो ऐसा ये नहीं बना। पीएनसी को यूज करेंगे ना, जाएंगे उसके। अभी तो कंडिशनल प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो रहा है, रांगाईला शिकलेने मॅरेथॉनला जॉईन करायचं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पहले अंडरस्टैंड तो कर लो। सैंपल स्पेस आपका बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए यहां पर थोड़ा स्लो स्पीड से जाना पड़ेगा। ऐसा एक और करें, two numbers are chosen from a set of first positive 11 integers. Are chosen from a set of one to 11 numbers. Event A is, sorry, ऐसा मत लिखो। What is the probability that sum is even when numbers are odd? अब ये वाला क्वेश्चन ऋग्वेद आपके डाउट को जस्टिफाई करेगा। व्हाट इफ, अगर मेरा इवेंट काफी बड़ा रहेगा तो। हमारे पास कितने हैं जी, 1 to 11 नंबर से, उसमें से हम कितने चूज कर रहे हैं एट ए टाइम, 2। तो हमारा सीधा क्या आएगा जी आंसर, सैंपल स्पेस का 11C2। अब देखो ये कितना आता है जी, 11 into 10/2, दिस इज 55। हमारा इवेंट ए पकड़ के चलेंगे जी, सम इज इवन, और इवेंट बी पकड़ के चलेंगे जी, नंबर्स आर ऑड। यहां पर ऐसा डालो जी, व्हेन बोथ नंबर्स आर ऑड।
देखो ए और बी पता चल गया, हमें पूछा क्या है वो देखो। हम अभी भी गिवन डेटा को ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमने सैंपल स्पेस निकाला, जो पूछा है उसको हमने छोटे छोटे इवेंट्स के अंदर डाल दिया। हमें पूछा क्या गया अब उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें चीजें चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इवन व्हेन बोथ नंबर्स आर ऑड, मतलब पहले नंबर्स ऑड होने चाहिए, फिर हमारा सम इवन आना चाहिए। ये समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, बेसिकली हमें ये पूछा है पूरे क्वेश्चन के अंदर। समझ में आया? थ्योरी को हम सबसे पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे, अब पता चलेगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। ए को काउंट कैसे करेंगे? आपका सम इवन कब आता है? जब भी आप किसी दो नंबर्स का एडिशन करते हो, आपका सम इवन कब आता है? इवन प्लस इवन, अब देखो ले, जैसे ये मेरा पहला नंबर है और ये मेरा सेकंड नंबर है, इवन प्लस इवन क्या रहता है? इवन रहता है। इवन प्लस ऑड क्या होता है? ऑड होता है। ऑड प्लस इवन क्या रहता है? ऑड रहता है। ऑड प्लस ऑड क्या रहेगा जी हमारा? इवन रहेगा। हमें क्या चाहिए? सम मस्ट बी इवन, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑड भी आ सकता है, तो हमें इवन का पॉसिबिलिटी निकालना है। एक तो हमारे दोनों के दोनों नंबर्स इवन होने चाहिए, या फिर हमारे दोनों के दोनों नंबर्स ऑड होने चाहिए। ये समझ में आया? अब यहां पर इवेंट ए को हम कैसे करेंगे जी? एक तो बोथ नंबर्स आर इवन, या फिर बोथ नंबर्स आर ऑड, इस तरीके से जा रहा है। टू नंबर्स आर चोजन, ठीक है। अब जब चूज करेंगे, पहले को चूज कर लिया तो दूसरा वापस से वही आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये 1 से लेकर 11 में हमारे कितने इवन और कितने ऑड रहते हैं जी? हमारे 5 इवन रहते हैं और हमारे 6 ऑड रहता है। तो एक नंबर ये 5 में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। या फिर हम सीधा क्या बोल सकते हैं, 5C2 करके चलते हैं, वही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा जी हमारा 5C2, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा क्योंकि सम ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा जी 6C2। ऐसा करेंगे तो ही हमारा क्या आएगा जी, जो भी सम रहेगा वो क्या आएगा हमारा? इवन आएगा। आइदर बोथ नंबर्स आर इवन और बोथ नंबर्स आर ऑड। 5C2, 5 into 4 upon 2, this is 6 into 5 upon 2, 10 plus 15, ये क्या है जी हमारा 25। दिस इज काउंट ऑफ इवेंट ए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा, 25 अपॉन सैंपल स्पेस 55। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। अब आता है जी इवेंट बी के ऊपर। इवेंट बी क्या है जी, बोथ नंबर्स आर ऑड। बोथ नंबर्स आर ऑड के लिए हम सिर्फ ऑड में से 6C2 निकालेंगे। तो 6C2 क्या मिला था जी हमें? 15 मिला था, 15 मिला था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा जी, 15 अपॉन 55, दैट इज 3 अपॉन 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला ही नहीं ना, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी शायद पूरा का पूरा 1 आता है, 3/11 ही आता है। ठीक है, देखो ना, ए के अंदर ऑड वाला पार्ट कितना है, 3/11 ही है, मतलब वापस से यही आने वाला है। हमारा ए इंटरसेक्शन बी में आएगा जी सिर्फ 6C2 दैट इज 15। ये भी आपका आता है जी 15/55 जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका। तो बेसिकली अपना 1 आएगा प्रोबेबिलिटी। ओके, उल्टा करके देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट numbers are odd if sum is even। इफ सम इज इवन मतलब सबसे पहले अब यहाँ पर क्या होगा जी, हमारा इवेंट ए होगा और उसके बाद हमारा इवेंट बी होगा। क्वेश्चन में हमने बस यही चेंज किया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसके लिए हमें जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास रेडीमेड है, प्रिपेयर्ड है, सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता है। हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था जी, 15/55 आया था। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी मिला था जी हमें 3/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 इज दिस इज 5/11, 11 कैंसल, 3/5। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मिला था जी हमें 1, और जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है वो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हमने कौन सा देखा था जी, ये इवेंट श्योर इवेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर बी होता है तो ए हमेशा होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए अगर होता है तो उसके बाद बी होने के चांसेस आर 3/5। सिर्फ सैंपल स्पेस के ऊपर अगर बी होता उसके चांसेस वेर 3/11। ए होने के बाद बी के होने के चांसेस आर 3/5। दोनों वैल्यूज में देखो आपका डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, बस न्यूमरेटर नहीं हो रहा है। अब डिनोमिनेटर में कौन रहता है, हमेशा सैंपल स्पेस होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका कौन चेंज हो रहा है, सैंपल स्पेस। ऋग्वेद आइडिया आ गया, अगर बड़े वाले काउंट रहते तो कैसे जाते हैं हम। चलो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये एक कंसेप्ट हो गया। इसी के भरोसे एक छोटा सा थ्योरम, एडिशन थ्योरम जैसा था ना छोटा सा, वैसे ही ये थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब देखो, अब तक के क्वेश्चन में हम ए इंटरसेक्शन भी सीधा इवेंट के अंदर जा जाकर देख रहे थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होता है, हम सीधा इनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के लिए हम सीधा सेटअप पकड़ के चलेंगे जी। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू इवेंट्स associated to a random experiment। आगे कुछ मत लिखो, आप सिर्फ ध्यान दो। ठीक है, थ्योरम है तो सीधा स्टेटमेंट रहेगा, और वो कैसे बना वो पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या देखा है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसको हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर में अलग प्रोबेबिलिटी रहता है और न्यूमरेटर में अलग किया। बेसिकली हमने इसको सेपरेट किया,
सिंपल बनाने के लिए। डिनोमिनेटर में कौन रहेगा, इवेंट ए रहेगा, और न्यूमरेटर में कौन रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन रहेगा, बराबर है। लेट्स जस्ट से दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब क्या रहता है, डिनोमिनेटर में कौन रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगा, न्यूमरेटर में कौन रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज इंटरसेक्शन बी। अब देखो दोनों के राइट हैंड साइड में एक सेम टर्म है, तो मैं ना ये ए इंटरसेक्शन भी इधर ही रखा और बाकी का पूरा पार्ट एलएचएस में भेज दूंगा, दोनों इसमें। तो देखो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर आ जाएगा, ये बोल रहा था मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूं, बराबर, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा इधर आ जाएगा। तो मतलब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों का आरएचएस सेम है, तो हम दोनों का एलएचएस सेम है ऐसा बोल के चल सकते हैं। और देखो दोनों का आरएचएस बेसिकली है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। हमें कई बार ये फाइंड आउट करने में दिक्कत जाती है कि सर इवेंट ए अलग से निकाल लिया, इवेंट बी अलग से निकाल लिया, मेरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, मैं दोनों का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करूंगा, इस तरीके से। बट ये अगेन ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है फॉर फाइंडिंग आउट इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, ये कहाँ से आया, हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आया। बट अभी इसका कन्वर्जन किस में हुआ है जी, प्रोडक्ट फॉर्मेट में हुआ है। ये समझ में आया, ठीक है। सो let A and B are two events associated to a random experiment, then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B upon A. Probability of A intersection B is equal to probability of B into probability of A upon B. अब इसको ना एक बार जस्टिफाई देख लेते हैं, थ्योरम तो देख लिया, ये ट्राई कैसे करेंगे। हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था पहले हम सीधा इसको लिखेंगे जी, लेट्स जस्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, दोनों में से मैं किसी भी एक को प्रूव करूंगा, दोनों का मतलब सेम है, ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब लेट्स जस्ट से हमने पकड़ लिया जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल एस, अज्यूम कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल एस, एंड हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, लेट्स जस्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या लेना है, एन अपॉन कैपिटल एस, ऐसा कुछ पकड़ के चलता है। तो मतलब ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू बी, उनका इंटरसेक्शन इज एन, हम बस ऐसा पकड़ के चल रहा है। तो देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, सीधा वैल्यूज डाल दो, एन अपॉन एस अपॉन बी अपॉन एस, एस एस सीधा कैंसिल हो गया, आप सीधा क्या जा सकते हो जी, एन अपॉन बी। अब इसी पार्ट को अगर आप इधर अगर लेकर आते हो तो देखो आपको क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या लिखा है जी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए, पी ऑफ बी बाय ए हमें क्या मिला जी, जस्ट कैलकुलेट किया था तो एन अपॉन बी मिला था, यहाँ पर ए के लिए जा रहे हैं, वो ए बाय बी मिला था, एन अपॉन बी मिला था, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, बी बाय एस, बी और बी कैंसिल हो जाएगा,
तो बेसिकली ये क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन अपॉन एस, जो कि हम अज्यूम करके चले थे, मतलब हमारा अजम्पशन सही था, यही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही सिर्फ अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम। ये समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर दो ही थ्योरम है, ये हम कितने इवेंट्स के लिए देख रहे हैं, 2 इवेंट्स के लिए। बट यही अगर कई सारे रहे, लाइक इवेंट ए पहला होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद जैसे एन तक जाता है, हम वो वाला पार्ट कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ये क्लियर है? एक्सप्लेनेशन कोई पूछता नहीं है, हमें बस इसको यूज करना पड़ता है। पहला थ्योरम याद आया, समझ में आया? थ्योरम 1 करके लिख सकते हो। सेकंड थ्योरम देखेंगे। अब सिर्फ हम 2 इवेंट्स पकड़ के नहीं चलेंगे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से ले लेते हैं। जैसे हमारे पास n नंबर ऑफ इवेंट्स रहेंगे, तो उसके हिसाब से हम उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालें, मतलब सारे के सारे इवेंट हो रहे हैं, हम कैसे निकालेंगे? तो लेट a1 a2 a3 अप टू an आर n इवेंट्स। देखो मैं इसको जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सके उसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है जी, दैट एवरी इवेंट हैपेंड। एवरी इवेंट हैपेंड मतलब क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या रहता है, ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। अब लेट जैसे यहाँ पर मेरे अगर 3 इवेंट्स रहते हैं, A1 A2 एंड A3, तीनों इवेंट्स होने का मतलब क्या रहेगा, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 रहेगा। अब मेरे n इवेंट्स अगर हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं क्या बोल के चलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये कहां तक जाएगा जी आपका, इंटरसेक्शन विथ AN। अगर ये फाइंड आउट करना रहेगा तो 2 पे देख लिया, 3 पे पैटर्न को कैच करते, चौथे पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ए और बी की जगह अब आप ए बी एंड सी पकड़ के चलो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेट जैसे हमें ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमें क्या पता है जी, सबसे पहले कौन सा इवेंट हो रहा है, ए हो रहा है, उसके बाद बी हो रहा है, उसके बाद सी हो रहा है। तो हमने क्या देखा था भाई, पहले इवेंट के लिए तो सैंपल स्पेस ऐसे ही रहेगा, दूसरे के लिए पहला इवेंट रहेगा, तीसरे के लिए पहला और दूसरे रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले होगा जी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये होने के बाद हमारा क्या होना चाहिए जी, ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो बी हो रहा है। ए एंड बी के होने के बाद अब कौन हो रहा है जी, सी हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो क्या होगा, ये और ये पार्ट कैंसिल, ये और ये पार्ट कैंसिल, LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है। बट ये हम कहां से लेकर आ गए जी, हमारे थ्योरम वाले 1 वाले पार्ट से। इसको हम बड़े स्केल पे अप्लाई करना है। ए इंटरसेक्शन बी इज ए का होना फिर बी अपॉन ए, या फिर बी का होना फिर ए अपॉन बी। बट पहला कौन सा आ रहा है जी, जो पहले होने वाला है वो पहले आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। कैंसिल 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 आपका मैच होता है। इंडिविजुअली अगर पार्ट अगर फाइंड आउट कर लिए इजी हो जाएगा। सिर्फ यहां पर से देखते से हमें ये पार्ट फाइंड आउट करना नहीं आता, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना आता है, हमें ये वाला पार्ट निकालना भी आता है, क्योंकि देखो ना इसका डिनोमिनेटर पता है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे ये फाइंड आउट कर लिया, ये इधर जाएगा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन हमारा जो एसोसिएटिव लॉ था उसके हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर है, किसी भी 2 का कर लो, तीसरे को बाद में लेकर हम आ सकते हैं।
तो ये हमने अब कितने पे किया, 2 पे देखा था, 3 पे पैटर्न समझ में आया, उसको हम कितने पे करेंगे जी, n पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ना डी के साथ करके देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पैटर्न ए पहला होगा, बी दूसरा होगा, सी तीसरा होगा और डी चौथा रहेगा। तो ये क्या बनेगा जी, दिस इज सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये जो इधर आया वो साथ में आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा जी नेक्स्ट वाले के साथ इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो इधर आया न्यूमरेटर में अब यहाँ पर आएगा जी डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट वाला इंटरसेक्शन लेना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मिला क्या जो चाहिए वो अब तक नहीं। अब ये जो न्यूमरेटर में आया अब ये यहाँ पर आएगा जी डिनोमिनेटर में, और अब आएगा जी नेक्स्ट वाला इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पैटर्न समझ में आया। तो अब हम ये n नंबर ऑफ के लिए लिखने वाले हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से n की जगह वो ABCD पे बेटर समझ में आ रहा है, राइट। स्टिल n के लिए भी लिखते हैं और उसके लिए भी लिखेंगे, ठीक है। सो लेट A1 से लेकर AN तक आर n इवेंट्स एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो थ्योरम 1 का ही लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल इवेंट्स हैपेंड। ये क्या रहेगा जी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ये मल्टीप्लीकेशन जाएगा जी कहां तक, A1 इंटरसेक्शन A2 ये अप टू इंटरसेक्शन AN तक, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, और नीचे क्या रहेगा जी इंटरसेक्शन AN-1 रहेगा ना सिर्फ यहां तक। ये थ्योरम 2 करके लिखना, और इसके थ्योरम 2 के एग्जांपल के लिए ये वाला पार्ट लिख लो जी। इट्स लाइक दिस इज फॉर हाउ मेनी सेट्स, 3 सेट्स, और इसको लिखना जी फॉर हाउ मेनी सेट्स, सॉरी इवेंट्स। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ में आया, बहुत इजी है। एक के बाद एक सारे के सारे इवेंट्स हो ही रहे हैं, उन सब का प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। हो गया नोट डाउन, लेफ्ट हैंड साइड हो गया एटलीस्ट। एक एग्जांपल देखें इसका, छोटा वाला लेते हैं। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 cards. Event A is card is spade. Event B is card is a
card is ace. सी नहीं लेते, दो पे ही काम करेंगे। हमने अब तक क्या देखा था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अलग अलग आते हैं, बराबर, याद आ रहा है? वो बॉयज एंड गर्ल्स वाला, बोथ आर बॉयज एंड गर्ल्स वाला, ठीक है। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, उसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया, 1 बॉय 3/4 आया था, बोथ बॉयज 1/4 आया था, बट कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या आया था हमारा, 1/3 आया था, ठीक है। अलग अलग आंसर आते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इम्पैक्ट रहता है। बट कुछ कुछ ऐसे रहते हैं इवेंट्स जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को नहीं मानते, भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये वो एग्जांपल है, जैसे कि अब इसमें देखो, हमारा सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, सैंपल स्पेस। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें पहले स्टेटमेंट में क्या पता चला जी, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसके थ्रू हम सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। 52C1, इसके अंदर कितने रहेंगे जी, 52 कार्ड्स। इवेंट ए, एक कार्ड इज ऑफ स्पेड, हम क्या जानते हैं स्पेड के कितने कार्ड्स रहते हैं, 13 कार्ड्स रहते हैं, तो 13C1 ये रहेगा, ठीक है। ये आएगा आपका 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा जी मेरा, 13/52, दैट इज 1/4। ये समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, बी देखते हैं। बी क्या है जी, कार्ड इज एस। एस के कितने कार्ड्स होते हैं, 4 ही रहेंगे, स्पेड वाला एस, डायमंड वाला एस, हार्ट वाला एस एंड क्लब वाला एस। तो हमारा क्या आएगा जी, 4C1 आएगा, इट इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा जी हमारा, 4/52, दैट इज 1/13। ये वैल्यूज नोट कर लेना। अब इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमने जो कार्ड निकाला वो एस भी रहना चाहिए एज वेल एज स्पेड भी होना चाहिए, और स्पेड वाले कितने एस रहते हैं, एक ही रहता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा जी हमारा, 1/52। ये समझ में आया? हम एक एक करके निकाल रहे हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, देयर इंटरसेक्शन एंड ऑल। ये क्लियर है? अब ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए बोला है जी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b and probability of b by a। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करना है सीधा, थ्योरम 1 अप्लाई करना है। हमारा थ्योरम 1 क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b। यही तो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यही तो है। और हमने गिवन डेटा से क्या क्या फाइंड आउट किया, हमने a फाइंड आउट किया, हमने b फाइंड आउट किया, हमने इंटरसेक्शन b फाइंड आउट किया। तो बचा क्या, सिर्फ कंडीशनल वाला ही पार्ट है ना, क्योंकि देखो ना ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाले टर्म है, ये भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाले टर्म है, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले टर्म है। हमें जो भी पूछा रहेगा वो हम निकाल सकते हैं। हमें कॉमन पार्ट पूछा रहेगा, ये दिया रहेगा, नॉर्मल पार्ट दिया रहेगा, कंडीशनल पूछा रहेगा। ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कंडीशनल पूछा है। इस फॉर्मूले को सीधा यूज करेंगे अब, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज 1/52। हमें a बाय b निकालना है ना सबसे पहले, तो a बाय b के लिए हम ये वाले पार्ट को यूज करेंगे। दिस इज 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है जी, 1/13। और ये क्या है आपका, जो भी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b। इधर का 13 अब इधर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b क्या मिलेगा जी हमें, 1/4। बेटा किसी के साथ तो मैच कर रहा है, हमें जो पहले प्रोबेबिलिटी मिला था ए, ये यहां पर किसके बराबर मिला जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या रहता है, दिस इज अ इवेंट व्हिच हैपेंड आफ्टर सैंपल स्पेस,
इसका मतलब क्या रहता है, दिस इज इवेंट ए व्हेन हैपेंड आफ्टर इवेंट बी। मतलब ये इवेंट ए नॉर्मली हुआ तो भी 1/4 आया, बी के बाद हुआ तो भी 1/4 आया। तो बी के होने से ना होने से इसको कुछ फर्क पड़ा क्या? भाई पहले भी मेरा प्रोबेबिलिटी क्या था, 1/4 था, बी के होने के बाद भी मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है अब, 1/4। तो इसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंडीशन का कुछ फर्क पड़ा इसके ऊपर? नहीं पड़ा। बी बाय ए निकालो पहले वाले के लिए, देखो बी बाय ए आपको क्या मिलेगा जी, 1/13 मिला। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटरसेक्शन बी दैट इज, ठीक है, ये ऊपर जाएंगे जी आपका 1/52 और नीचे आएगा जी आपका 1/4, हाँ 1/4। तो ये जाएंगे तो हमारा क्या आएगा जी 1/13। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए 1/13 मिला, ये किसके साथ मैच कर रहा है जी, 1/13 और किसका था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था। मतलब ये प्रोबेबिलिटी वो है जब बी नॉर्मल तरीके से हो रहा था, सैंपल स्पेस के ऊपर डायरेक्ट बी हम कर रहे थे। और ये बी कौन सा है, ए इवेंट होने के बाद बी हुआ। तो बी नॉर्मल तरीके से हुआ तो भी 1/13, ए के बाद हुआ तो भी 1/13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी रहेगा यही इनका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन ये वाला पार्ट आएगा, P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ A बाई बी। बी के बाद हो नॉर्मली हो फर्क नहीं पड़ा, सेम थिंग, बी को भी ए के पहले हो या फिर बाद में हो इसको फर्क नहीं पड़ा। ये एक बार हमारे इधर डाल के देखो, जैसे कि ये पहला वाला पार्ट इधर देख रहे थे ना, हमें P ऑफ A बाई बी क्या मिला जी, P ऑफ A मिला। तो यहां पर सीधा P ऑफ A लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है जी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ A, मतलब P ऑफ A इंटू P ऑफ B बन गया। या फिर ये P ऑफ B बाय A की जगह पर क्या लिख दो जी, P ऑफ B लिख दो, यहां पर P ऑफ B लिख दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हुआ, वही हुआ। तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम नॉर्मली जो था हमारा ये बन जाता है, बट कौन से टाइप के इवेंट्स के लिए जी, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये एक दूसरे के आड़े नहीं जाते, तू अपने तरीके से कर, मैं अपने तरीके से करूंगा, तेरे बाद मैं करूंगा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लाइकवाइज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाला छोटा सा कंसेप्ट है। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, लाइक दिस, two events A and B are independent when probability of their intersection is equal to product of their individual probability। और लिखेंगे ऐसा, स्टेटमेंट जितना लंबा है उतना छोटा फॉर्मूला है। ये क्लियर है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं कंटिन्यू।